फ्रेंड्स, पिछले 31 दिसंबर को हमने एक वीडियो बनाया था आरबीआई डायरेक्शंस ऑन सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग पर। उसमें हमने जो 27 दिसंबर 2023 का रिज़र्व बैंक का डायरेक्शन गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग की, उसका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि सिक्योरिटीज़ लेंडिंग बोरोइंग क्या होती है, क्यों करनी पड़ती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन करते हैं। उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि बहुत से मेरे बैंकर फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने उसके बारे में मुझे फ़ोन भी किया, इनकरेज किया कि साहब इसका अगला पार्ट भी बनाइए, और उन्होंने कुछ क्वेरीज भी रेज करी अपने कमेंट्स में भी और क्वेश्चंस जब किए उन्होंने फ़ोन पर भी। तो आज मैं उसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ जिसमें कि उन गाइडलाइंस के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाउ ये जो सबसे पहला सवाल जो मुझसे किया, उन्होंने हमारे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, मिस्टर वाइजापुरकर, मिस्टर पोलेकर, वो तो इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं। और भी 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा। एक सवाल तो कोऑपरेटिव बैंकों से जो था वो ये था, क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए, इस स्कीम में सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो है उसमें 2 तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक होता है एज ए लेंडर, क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या कौन कौन लेंड कर सकता है सिक्योरिटीज़, क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकते हैं? यस। जहाँ तक लेंडर का सवाल है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, चाहे शेड्यूल हो, नॉन शेड्यूल हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, कोई भी लेंड कर सकता है इन सिक्योरिटीज़ को। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं कौन सी हैं वो बाद में बात करेंगे। इसी तरह से कोई सा भी अर्बन बैंक, एनी अर्बन बैंक कैन लैंड द सिक्योरिटीज़। इसमें शेड्यूल, नॉन शेड्यूल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक और कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ए सिक्योरिटी लेंडिंग कर सकता है। एज ए लेंडर इट कैन पार्टिसिपेट। इसके अलावा और भी हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ बैंकर्स के एंगल से बात कर रहे हैं। अब रहा दूसरा, एज ए बोरोअर क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। एज ए बोरोअर जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा लिमिटेड है। एक तो ये है कि जो लेंडर जो बोरोअर हैं वो खाली कॉमर्शियल बैंक में, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही सिक्योरिटीज़ बोरो कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स भी बोरो कर सकते हैं क्योंकि उनका काम ही मार्केट मेकिंग का। तीसरे, जहाँ तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का सवाल है, वो भी बोरो कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वो शॉर्ट सेलिंग, बिकॉज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव आल्सो बीन अलाउड टू शॉर्ट सेल। क्योंकि एक सवाल था ये कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट सेल कर सकते हैं? हाँ, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो जो इसमें एज ए बोरोअर है उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी सिक्योरिटीज बोरो कर सकते हैं, बशर्ते वो सिक्योरिटी शॉर्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो वो कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और लामोहल्ला इस स्कीम में भी बोरो कर सकते हैं? वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका, जो कि NDSOM, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के मेंबर हैं या जिनके पास वो प्लेटफॉर्म है। दूसरे, जिनका नेटवर्थ 25 करोड़ से ऊपर है। तीसरा, उनका CRAR 9% के ऊपर है। उनका नेट NPA 3% के नीचे है। उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कंकरेंट ऑडिट होता है। और एक है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी बोरोइंग लेंडिंग जो है रादर
बोरोइंग इज ए रिस्की फिनोमिना, क्योंकि हम तो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि फ्यूचर में दाम गिरेंगे, अगर कहीं बढ़ गए तो लॉस हो जाएगा। तो एक और कंडीशन है कि जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी रॉबस्ट है, तो ये कंडीशंस हैं। लेकिन जिनका ये कंडीशन फुलफिल करते हैं वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट सेलिंग या इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उनको अपने रीजनल ऑफिस जिसके अंडर में वो आते हैं उनसे इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लेंडर की और बोरोअर की। तो लेंडर इन शॉर्ट कोई भी लेंड कर सकता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक लेंड कर सकता है। बोरोअर कौन कर सकता है? खाली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स और वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके लिए मैंने कंडीशन बताई वो पूरी करते हुए उन्होंने रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस से परमिशन ली है। ठीक। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि कौन सी सिक्योरिटीज बोरो की जा सकती हैं या लेंड की जा सकती हैं। क्या सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोरो और लेंड की जा सकती? नहीं, ये बहुत ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड और नैरो लिस्ट है। इसमें जो लेंड या बोरो की जा सकती हैं सिक्योरिटीज वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज हैं। इवन ट्रेजरी बिल्स आर नॉट अलाउड, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की इशू की हुई डेटेड सिक्योरिटीज। तो अब सवाल है कि जो लेंडर है वो लेंड तो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन हुआ है, एचटीएम है, एएफएस है, वगैरह वगैरह। तो किस क्लासिफिकेशन से, वेदर एएफएस से या एचटीएम से या किस से वो ये सिक्योरिटी लेंड कर सकता है, इस बारे में ये है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास इन विच इट एग्जिस्ट और क्लासिफाइड, एचटीएम हो या एफएस हो, किसी से भी ये लेंडिंग की जा सकती है। अगला सवाल उठता है कि ये सिक्योरिटी उसके पास तो होनी ही चाहिए तभी तो लेंड करेगा। तो या तो ये सिक्योरिटीज उसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने रेपो किया हो, मतलब किसी को रेपो में पैसा दिया हो और जो बोरोअर है उसने इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी हुई है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या जो इसको रेपो में मिली है सिक्योरिटी उनको भी ये लेंट आउट कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर रिजर्व बैंक की एलएएफ की जो स्कीम है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें इसको सिक्योरिटीज मिली हैं, क्या उनको भी लेंड कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और एक बात, अगर उसने खुद कहीं से कुछ सिक्योरिटीज बोरो करी हैं, क्या उनको भी लेंड कर सकता? हाँ, उनको भी लेंड कर सकता है। दैट मीन्स लेंडिंग फीस कमाने के लिए ये सब सिक्योरिटीज वो लेंड कर सकता है। कौन कौन सी? जो उसके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, जो उसको रेपो में मिली हैं, जो उसको एलएएफ में मिली हैं, या जो उसने खुद बोरो करी हैं इसी जीएसएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग में। ठीक। अब सवाल आता है कि बोरोअर का तो सिंपल सी बात है, वो तो वही बोरो करेगा जो कि उसको लेंडर देगा, यानी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही बोरो की जाएगी। लेकिन इस बोरोअर को कुछ कोलेट्रल देना पड़ेगा, किसको? लेंडर को। तो वो कोलेट्रल क्या होगा? कोलेट्रल की जरा लिस्ट वाइडर है। कोलेट्रल में जो बोरोअर है वो गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी भी दे सकता है, ट्रेजरी बिल भी दे सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी दे सकता है। यानी वहां पर सिर्फ लेंडर एक ही तरह की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी लेंड कर सकता है और बोरोअर वही बोरो कर सकता है। लेकिन जहां तक कोलेट्रल की बात है उसमें डेटेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और स्टेट गवर्नमेंट के
सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। अब ये जो कोलेट्रल देगा वो नेचुरली उसके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है वो तो उसने कोलेट्रल रख दिया, और वो कहां से, एक तो उसके अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है, दूसरा अगर उसको रेपो में कोई सिक्योरिटी मिली है वो भी वो कोलेट्रल रख सकता है, एलएएफ में कोई सिक्योरिटी मिली है वो भी वो रख सकता है, और अगर उसने कोई सिक्योरिटी बोरो करी है इसी एसएल जीएसएल में वो भी वो रख सकता है, वो भी वो रख सकता है। उसने कहीं और से लिया है तो वो भी वो कोलेट्रल रख सकता है। तो ये लिस्ट हो गई। नाउ इसका टेनर क्या होगा, कितने दिन तक का ये लेंडिंग या बोरोइंग का टाइम क्या है। देखिए, लेंडिंग या बोरोइंग का टाइम ये लिंक्ड है शॉर्ट सेलिंग के टाइम से। 2013 में जब ये शॉर्ट सेलिंग अलाउ की थी रिजर्व बैंक ने, तो सिर्फ इंट्राडे की बात थी, यानी कि इंट्राडे शॉर्ट सेल हो सकता था और डे एंड पे आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती थी पोजीशन। लेकिन 2018 में ये अमेंडमेंट आ गया और शॉर्ट सेलिंग का पीरियड 1 दिन से लेके 3 महीने तक का कर दिया, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी, कॉमर्शियल बैंक तो कर ही सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी शॉर्ट सेलिंग 1 दिन से लेकर के और 3 महीने तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो लेंडिंग और बोरोइंग जो करेंगे गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी की, उसका भी पीरियड 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक का हो सकता है। मतलब जब दिन काउंट होगा 1 दिन से और 3 महीने का, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिन भी उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है इसमें दूसरा इशू आ जाता है कि भाई ठीक है, ये तो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं या ट्रेजरी बिल हैं या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, ये तो सारे एसएलआर में आते हैं। तो लेंडर ने अगर अपना एसएलआर सिक्योरिटी लेंड किया है तो क्या उसके एसएलआर में ये काउंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसने तो ये लेंड आउट कर दी है, तो उसके एसएलआर में काउंट नहीं होगी। हाँ, बोरोवर को मिली है तो बोरोवर के एसएलआर में वो काउंट हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बोरोवर ने भी तो अपनी कोलेट्रल दी है। वो क्या है? डेटेड सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन है। वो उसके अपने एसएलआर में नहीं आएंगी, लेकिन लेंडर को मिली हैं तो लेंडर के एसएलआर में आएंगी। यानी लेंडर ने जो लेंड की है सिक्योरिटी एसएलआर की, वो उसके एसएलआर में नहीं आएगी, लेकिन उसको जो मिली है कोलेट्रल में एसएलआर सिक्योरिटीज, वो उसके एसएलआर में काउंट होंगी। सिमिलरली बोरोवर को जो मिली है या बोरो करी है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, वो एसएलआर में आएगी, और जो उसने कोलेट्रल में एसएलआर सिक्योरिटी है वो उसके एसएलआर में नहीं आएंगी। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये एसएलआर में नहीं आएंगे, व्हाट अबाउट देयर कि बैलेंस शीट में इनका क्या होगा? एसएलआर में तो आप कह रहे हैं कि तुमने दे दी तो नहीं दिखेगी, और तुमने अपनी कोलेट्रल दे दी नहीं दिखेगी, तो इसका बैलेंस शीट पे क्या असर होगा? देखिए, इसके बारे में ये है कि ये जो सिक्योरिटीज कोलेट्रल में गई हैं या लेंड की गई हैं वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हैं, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज दिखती रहेंगी। भले ही उसने लेंड कर दिया है, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वैसे ही वो सिक्योरिटी दिखेगी। इसी तरह से लेंडर ने जो कोलेट्रल में सिक्योरिटी दे दी है अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एज यूजुअल दिखती रहेंगी। लेकिन फिर ये जो होगा लेन देन, इसका क्या होगा? इसके लिए एक अलग से अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट खोला जाएगा। उसमें सारी जो एंट्रीज हैं वो इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटीज दी गई हैं और फिर रिसीवेबल हैं, सिक्योरिटीज जो रिसीव हुई हैं और पेएबल हैं, ये सारी जो एंट्रीज हैं वो एक अलग से मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा और उसमें वो रिफ्लेक्ट
होंगी। तो ये अकाउंटिंग इसकी काफ़ी डिटेल्ड है, वो तो काफ़ी लंबा है, वो तो इस तरह से ओरल वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, एंड दैट इज़ ए ह्यूज वन। अब सवाल है कि ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये ट्रेड होगा। तो ये ट्रेड होगा ओवर द काउंटर। आपका जो प्लेटफॉर्म है, एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं और रिजर्व बैंक ने अप्रूव किया है, उस पर आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं सिक्योरिटी बोरोइंग या लैंडिंग का, या कोट डाल सकते हैं। आइदर दैट कैन बी ऑर्डर ड्रिवन और दैट कैन बी कोट ड्रिवन। ऑर्डर में तो आप एक फिक्स कर देते हो कि हमको ये प्राइस पे चाहिए, और जो आपका ऑर्डर ड्रिवन होता है उसमें आप एक रेंज दे देते हो। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर आप अपना ऑर्डर ड्रिवन कोट या जो आपका क्या कहते हैं कोट ड्रिवन कोट डाल सकते हैं, और इसका सेटलमेंट अल्टीमेटली CCIL ही करेगा। जैसे CBLO का होता है, उसी तरह से इसका सेटलमेंट भी CCIL पे होगा। लेकिन CCIL क्या करेगा? CCIL जो है वो तो कोलेट्रल जो रखा गया है उसमें मार्जिन होना चाहिए ना, तो उसकी प्राइसिंग कैसे होगी? भाई, जो इन्होंने लैंड की है सिक्योरिटी और जो कोलेट्रल दी है, इनकी प्राइसिंग कैसे होगी? तो ये प्राइसिंग जो है वो करेगा CCIL, और वही डिसाइड करेगा कि भाई कितना मार्जिन कोलेट्रल के ऊपर होना चाहिए, ये CCIL करेगा। साथ ही साथ अगर किसी ने जो कोलेट्रल रखा है वो कोलेट्रल को रिप्लेस करना चाहता है, उसमें मान लीजिए कोई सिक्योरिटी उसको वापस चाहिए, तो वो भी रिप्लेस कर सकता है, बशर्ते CCIL के रूल इस चीज की परमिशन देते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ जो मैं इसमें बताना भूल गया वो था कि इसमें लेंडर तो जो सिक्योरिटी लैंड कर रहा है उसे तो खाली लैंडिंग फीस मिल रही है, लेकिन बोरोअर इसका जो बोरोड सिक्योरिटी है उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए, तो उसको बताना मैं पहले भूल गया। उसमें एक तो चीज़ है कि वो इधर से बोरो करे और स्ट्रेट वे उसको बेच दे, एक ये वो काम कर सकता है। दूसरा काम ये कर सकता है कि ये जो सिक्योरिटी उसने बोरो करी है, तो वो उसको अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, तो इसको रेपो करके और कैश और लिक्विडिटी अवेल कर सकता है। LAF में भी इसको दे सकता है और लिक्विडिटी एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर उसने शॉर्ट सेलिंग करी है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए डिलीवरी के भी ये काम आ सकता है। और एक चीज़ है, उसने इधर तो बोरो करी ये सिक्योरिटी, दूसरी तरफ इस सिक्योरिटी को वो ऑन लेंड भी कर सकता है किसी और को, तो ये उसके लिए और तरीके हैं जिससे वो अपना रिटर्न या प्रॉफिट या इनकम बढ़ा सकता है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।